नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हरियाणा की पंचायत का। अपने इस खास कार्यक्रम में हम प्रदेश की अहम खबरों या यूं कहें कि घटनाओं का बैठ करके विश्लेषण करते हैं और इस खास कार्यक्रम में मुद्दे उठाते हैं सीधा जनता से जुड़े हुए। तो चलिए बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ईडी का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। मंगलवार को देर रात जवाद सिद्दीकी ने लंबी पूछताछ के बाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। लंबी पूछताछ हुई, कई घंटों की पूछताछ हुई और बीते दिन 20 से ज्यादा जगह पर जो है ईडी की तरफ से छापेमार कार्रवाई भी की गई। इस दौरान कई अहम चीजें भी ईडी को बरामद हुई। उन्हीं से संदेह बढ़ता चला गया और देर रात को जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। ये 13 दिन काफी महत्वपूर्ण है और इन 13 दिनों में कई बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। आपको इसी के साथ ये भी जानकारी दे देते हैं कि उसे यानी कि जवाद सिद्दीकी को 415 करोड़ के कथित घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपने शैक्षणिक संस्थानों को बारे में धोखाधड़ी करके 415 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। ईडी ने गिरफ्तारी की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की धारा 19 के तहत ही ईडी ने अल फलाह ग्रुप से जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई के दौरान ही सबूत अहम मिले और उन्हीं सबूतों के आधार पर डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया था। एक बड़ी कार्रवाई यहां की गई, लेकिन इस बड़ी कार्रवाई के बाद सवाल अभी भी कई सारे खड़े होते हैं और सवाल ये भी है कि आतंक का अड्डा कैसे बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी। ये सवाल लगातार दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही गूंज रहा है, हर तरफ गूंज रहा है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। जो तमाम डॉक्टर्स अल फलाह यूनिवर्सिटी में थे और पढ़े लिखे डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किसने किया, वो किस तरीके से आतंकवाद की जिंदगी में चले जाते हैं। अल फलाह में कितने राज अभी भी दफन है। 13 दिन की कस्टडी में क्या वो एक एक करके राज खुलने वाले हैं? क्या एक एक करके परत खुलती जाने वाली है? चेयरमैन अरेस्ट होने के बाद अब कौन कौन से बड़े खुलासे होंगे, इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि जावेद अहमद सिद्दीकी है कौन। यूनिवर्सिटी के संस्थापक है, मंगलवार देर रात गिरफ्तार किए गए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का ट्रस्टी भी है जवाद। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि जवाद अहमद सिद्दीकी पहले ही दिन से ट्रस्टी रहा है। इस पूरे अल फलाह यूनिवर्सिटी का, अल फलाह कैंपस का जवाद अहमद सिद्दीकी ही पूरे ग्रुप को नियंत्रित करता था। क्या घटना वहां पर होती थी, क्या एक्टिविटीज चलती थी, क्या फैसले लिए जाते थे, सब जवाद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ के बाद ही फैसले लिए जाते थे। यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी कॉलेज ट्रस्ट के अंतर्गत ही आते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो अब ऐसे में जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, 13 दिन की ईडी कस्टडी में भी भेज दिया गया है, लेकिन अब जिस तरीके से कई सारे सवाल गूंज रहे हैं कि ये 13 दिन की कस्टडी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कस्टडी के दौरान क्या कुछ खुलासे होने वाले हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही देखिए, दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में जो ब्लास्ट होता है वो एक अलग मामला है। जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है, क्योंकि कई सारे लोगों को शायद कंफ्यूजन होगा कि जवाद अहमद सिद्दीकी का भी दिल्ली ब्लास्ट में हस्तक्षेप रहा होगा, हाथ रहा होगा, इसीलिए गिरफ्तार किया गया। लेकिन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 13 दिन की कस्टडी फिलहाल ईडी के पास है और इस दौरान माना जा रहा है कि कई सारे राज जो है वो खुलेंगे। लेकिन सवाल ये भी गूंज रहे हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी कैसे आतंक का अड्डा बन गई, कैसे वहां पर MBBS डॉक्टर्स ने इतनी बड़ी साजिश रची। ये कई सारे सवाल है जिनके जवाब आज हम लेने वाले हैं। और एक सवाल ये भी है कि जब किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कुछ लोगों के बारे में पता चलता है, सुरक्षा की चूक में मामले सामने आते हैं, तो ये इस सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा तंत्र की अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, उसके बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं की गई, इस तरीके के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। LN राव, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील फोगाट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश ग्रोवर, JJP के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों खास मेहमानों का चर्चा में स्वागत। शुरुआत राव सर आपके साथ करना चाहेंगे। यदि किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कुछ लोगों का
नाम पहले ही सुरक्षा मामलों में सामने आ जाता है। तो क्या ये सुरक्षा तंत्र के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम की विफलता नहीं मानी जाएगी कि पहले ही नाम आ चुके थे, फिर भी क्यों विफलताएं, मतलब फिर भी क्यों कार्रवाई नहीं हो रही थी? अब जब इतना बड़ा ब्लास्ट होता है उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन। नमस्कार मैम, सभी व्यूअर्स को, आपको, को पैनलिस्ट को, सभी को। ये देखना ये है कि ये नाम कब आए थे और क्या इनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या आया था, इनपुट क्या था, इंटेलिजेंस इनपुट था या कोई इंफॉर्मेशन थी इनके बारे में। डॉक्टर्स का क्लियर नाम था, यूनिवर्सिटी का नाम होना अलग चीज है, लेकिन इंडिविजुअल्स का नाम उसमें अगर क्लियरली आया था और ये आया था कि ये लोग टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली फिर तो कहीं ना कहीं चूक है। इनके बारे में कुछ पता नहीं किया गया और ना कुछ इसके बारे में जानकारी हासिल की गई। और कोई भी ऐसी कोई बात अगर कंफर्म होती थी किसी एविडेंस के हिसाब से, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जो लीगल बनती थी, हमारे देश के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से बनती थी, भले ही वो कितने बड़े डॉक्टर थे, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, अगर उनके बारे में कोई खिलाफ कोई सबूत हमारे पास थे तो डेफिनेटली पहले काम होना चाहिए था। और ये नहीं कि ब्लास्ट हो गया, रिकवरी हो गई, उसके बाद हम कार्रवाई कर रहे हैं। प्रिवेंटिव मेजर हो जाता था अगर पहले, अगर ये नाम आए हुए थे, कब आए थे, कैसे आए थे, ये सारी देखने वाली बात है। कितने दिन पहले आए थे, इनके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या थी, ये सब बातें अगर थी पहले हमारे पास तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चूक है, और नहीं थी तो फिर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो वेग इन्फॉर्मेशन अगर थी तो फिर कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जब भी आती है उसी के बारे में, उसी के बाद में जो कार्रवाई होती है वो जो कानून के हिसाब से कार्रवाई की होती है। चलिए, ठीक है राव सर, आपके पास लौटेंगे। सुनील जी का सीधा रुख कर लेते हैं। सुनील जी, जिस तरीके से बीती देर रात गिरफ्तारी होती है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है गिरफ्तारी का होना, और कई खुलासे भी माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के दौरान होंगे, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये एक बड़ा क्रैकडाउन ऑन ऑपरेशन, ये सिर्फ एक अलग थलग मामला रहा है? क्या मानते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा पिछले दिनों से आपको भी और हम सबको पता है कि हमारे देश में इस तरह का ये पहला मामला है जिसमें डॉक्टर जिहाद के नाम पे एक पूरी आतंकियों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और अब इस क्लास के ऊपर कोई इतना आराम से कोई संदेह नहीं कर सकता कि हाँ, ये लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन जो जवाद सिद्दीकी है, उसने, आप ये देखिए कि 1992 में इस ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, उससे लेकर के आज तक देखिए इतना लंबा समय हो गया, 30 साल से भी ज्यादा का समय। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कैसे जमीनी स्तर पर तैयार किया जाए, कितना लंबा ये लोग टारगेट लेकर के चलते हैं कि हाँ, अभी हम ट्रस्ट बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, फिर यहाँ पे आतंकवादियों को इकट्ठा किया जाएगा। तो एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये लोग चले हैं आज तक। लेकिन पिछले 11 साल से इनके नाक में जो दम हो रखा है, और आप देखिए जो बार बार ये बातें उठती है कि हमें पता नहीं लगा पाया, हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी। आप ये देखिए कि जो इन लोगों ने जो तैयारी की थी, वो तो जितना विस्फोटक 2900 किलो जो विस्फोटक इनके पास मिला है, उस सारे को ही अलग अलग स्थानों पे विस्फोट करने की इनकी तैयारी थी। वो तो हमारी इंटेलिजेंस की ही, हमारी जो डिपार्टमेंट है, उनको ही हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने समय रहते इतनी बड़ी वारदात होने से, देश के अलग अलग शहरों में वारदात होने से रोक लिया। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब इन्होंने विस्फोटक जमा किया है, तो जाहिर तौर से जिस प्रकार से पीछे कांग्रेस पार्टी के समय में देश में अलग अलग स्थानों पर कितने बम धमाके होते थे, उसी तरह का इनका एक दोहराने का मॉड्यूल का एक कोशिश थी। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस, हमारे जवानों की वजह से ही इस नेक्सस को हम पकड़ पाए, तोड़ पाए। और जो जवाद सिद्दीकी, आप देखिए कि जब से ये सारा मामला चला था, वो दुबई जाके बैठ गए थे। और अगर और कोई कमजोर सरकार होती, या खास तौर से मैं कहना चाहूंगा डंके की चोट पर, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो दुबई से कभी वापस आने वाले भी नहीं थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको पता है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे संदेश दिया था कि आरोपी चाहे पाताल में भी छिपे हों, उनको ढूंढ कर लाएंगे और उनके साथ जो कानून सम्मत व्यवहार होगा वो किया जाएगा। विस्फोटक वाले मुद्दे पर चले गए, ठीक है, उसको लेकर के तो हम जांच एजेंसियों पर कोई सवाल नहीं उठा रही है, ना ही विपक्ष का भी कहना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है वो कामयाबी रही है जांच एजेंसियों की कि बड़े ब्लास्ट से पहले ही इस ब्लास्ट को रोक दिया। लेकिन जो इतना बड़ा आर्थिक घोटाला चल रहा था, और इस घोटाले को भी 2014 से अब तक काउंट किया जा रहा, जो अभी तक चीजें सामने आई है, तो इस घोटाले को लेकर के जानकारी नहीं। जी बिल्कुल। देखिए, जब से ये जवाद सिद्दीकी गिरफ्तार हुआ है, पिछले 16-17 घंटे में ही हमारी जांच एजेंसियों ने 415 करोड़ से भी ज्यादा
रुपए का जो एक लेन देन का मामला है, जो वित्तीय धोखाधड़ी है, उसका पता किया है। अभी इस जांच का दायरा और भी बढ़ेगा। इसकी अलग अलग जो इसने बहुत सारी सेल कंपनियां बना रखी हैं। मैं फिर वहीं पे आता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी थी, तो कितनी लाखों सेल कंपनियां इस देश में बंद करने का काम किया था, और विपक्षी पार्टियों ने उस चीज का विरोध किया था कि ये तो व्यापारियों के विरोधी हैं। नहीं, हम व्यापारियों के विरोधी नहीं है। हम इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, सेल कंपनियों के जरिए जो काला धन जमा किया जाता है, या इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो धन जमा किया जाता है, वो सेल कंपनियों के द्वारा किया जाता है। इस मामले में भी आप देखिए कि 16-17 शायद सेल कंपनियों का जिक्र आया है जो उनके नाम से हैं। वो इसके आगे मुझे लगता है कि इससे आगे और भी ज्यादा ये जांच का दायरा जब बढ़ेगा, और भी सेल कंपनी आएंगी, वित्तीय धोखाधड़ी और भी ज्यादा आएगी, क्योंकि इनका तो मकसद सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तरीके से देश में पैसा जमा करके, यूनिवर्सिटी के नाम पे, बच्चों की फीस के नाम पे पैसा जमा करके आतंकवादियों को ही पालने का था। तो इस मामले में भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जैसे समय थोड़ा और बढ़ेगा, अभी समय के साथ साथ और कार्रवाई बढ़ती जाएगी, कड़ियां जुड़ती जाएंगी, तो निश्चित तौर से इस पूरे रैकेट का, चाहे वो देश के अंदर हो या बाहर, पाकिस्तान, बांग्लादेश या तुर्की तक जो इनके आका बैठे हुए हैं, अब अभी तक की जांच में जो सामने आया है, जो भी इनके बीच में होंगे, जो भी इस चीज में इन्वॉल्व होगा, सबको इसमें शामिल किया जाएगा और सबको कानून सम्मत यहाँ पे सजा दी जाएगी। ठीक है सुनील जी, लौटेंगे आपके पास। सुदेश जी, क्या आप जो बातें अभी सुनील जी ने कही, इन सभी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? और साथ ही देखिए, जांच जो है वो हरियाणा की एक संस्थान पर हो रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस जांच के दौरान राज्य सरकार की या फिर राज्य की जितनी एक अहम भूमिका होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है? सबसे पहले आंचल जी, आपको और पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और जननायक जनता पार्टी की तरफ से आतंकी हमले में शहीद परिवारों को हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। और जननायक जनता पार्टी जो है, अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश हित में टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहने के लिए हमेशा तत्पर है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, जो अभी आपने कहा कि फोगाट साहब कह रहे थे कि इंटेलिजेंस फेलियर। मैं लगभग 25-30 किलोमीटर दूर रहता हूँ अल फलाह यूनिवर्सिटी से, फरीदाबाद में। फरीदाबाद में दोपहर को जहां पर 3000 किलो विस्फोटक पदार्थ पकड़ा जाता है और वहां पर आइडेंटिफाई हो जाती है चीजें, और देखिए राज्य सरकार यानी फरीदाबाद से निकलकर एक गाड़ी टोल क्रॉस करते हुए दिल्ली पहुंच जाती है, दिल्ली में खड़ी रहती है 3 घंटे 4 घंटे। उसके बाद वहां से टर्की में फोन किए जाते हैं, पाकिस्तान में फोन किए जाते हैं, सैकड़ों कॉल्स होती हैं। यानी केंद्र सरकार जो दिल्ली में है, जो कि यूटी है, वहां पे केंद्र की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, इतने बड़े विस्फोटक के साथ एक गाड़ी पूरे शहर में घूम रही है, पूरे दिल्ली लाल किले तक पहुंच जाती है, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? और दूसरी बात कि ये जो अभी बात हुई मनी लॉन्ड्रिंग की, इसके अंदर अगर ये आतंकी हमला नहीं होता, अगर यहाँ पर ये डॉक्टर कहना खैर इनके लिए मतलब जो है कि बहुत गलत वर्ड यूज है, इन आतंकवादियों का अगर यहाँ पर नहीं आइडेंटिफाई होते तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस उठता जो 2014 से चलता आ रहा है? ये इसके ईडी की रेड भी जब पड़ी है, जब एक आतंकी हमला हो जाता है, यानी जो बीते 11 साल हैं इसके अंदर इनकी सरकार की कहीं नजर नहीं जाती है, तो कैसे इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? और तीसरी बात कि यूजीसी जिसका सबसे अहम रोल होता है यूनिवर्सिटी को देने के लिए, जो है यूनिवर्सिटी बनाने की जो एक एजेंसी है यूजीसी है, आज इतने दिन हो गए जहां पर एक टेररिज्म जो देश के बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, यूजीसी ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? क्या मान्यता रद्द की गई यूजीसी की तरफ से या कोई नोटिस जारी किया गया? ये भी आपकी केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री के अंदर आती है यूजीसी, वहां से क्या एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं है। आज अगर ईडी की रेड है तो आतंकवादी हमले के है, और आतंकवादी हमला क्यों हुआ? जब दिन के अंदर आइडेंटिफाई हो गए थे, नाम आइडेंटिफाई हो गए थे, और एक गाड़ी पूरे विस्फोटक के साथ एक राज्य से देश की राजधानी और लाल किले तक चली जाती है। आपके इंटेलिजेंस कहां पर थे? ये दो एक बड़े सवाल है। यूजीसी क्या कर रही है और इंटेलिजेंस का क्या रोल रहा, जहां 3 घंटे गाड़ी खड़ी रही और विदेशों तक फोन होते रहे? ठीक है सुदेश जी, इनका जवाब हम सुनील जी से लेंगे, लेकिन सबसे पहले राव सर का रुख कर लेते हैं। सर, आपको लगता है जो एक्ट, जो धारा अभी लगाई गई है पीएमएलए की, वो काफी है या फिर कोई और अन्य धारा इस पूरे मामले में लगानी पड़ेगी? देखिए, पीएमएलए अपने आप में एक बड़ा सख्त कानून है, और उसमें होता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोई अगर अपराधी इसमें शामिल होता है तो उसके लिए ये कानून होता है। और इससे सख्त कानून मुझे नहीं लगता है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तहत यहाँ लगता है ये कानून। और उसके बाद
जो भी इसमें कार्रवाई, उसमें तो बहुत बड़ा सख्त ये भी है कि उसमें जो पैसा सामने आया है, ट्रांसफर हुआ है मनी, वो सारा जब्त किया जाता है। कोई प्रॉपर्टी बना रखे वो सब जब्त की जाती है। लेकिन ये बात ठीक है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पीएमएलए का केस अगर बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, इनको सख्त एक शिकंजा कसा गया है। बात यह है कि ये बात कब सामने आई है कि अगर पहले लगा दिया जाता है, ये सारी बात पहले होती तो ज्यादा बेटर रहता। एनीवे, दे रहा है, दुरुस्त है। अभी भी जो ये काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स के भेष में उग्रवादी बने हुए हैं, उनके खिलाफ डॉक्टर्स का मतलब पेशा यही है कि उनके लिए समझा जाता है कि नोबल प्रोफेशन है, ये जीवन दान लेते हैं। और ऐसी यूनिवर्सिटी जो डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स की पढ़ाई करा के बाद डॉक्टर्स बनाती है, उस यूनिवर्सिटी में अगर ऐसी कोई घपला हो रहा है, उसमें इस प्रकार का कोई एलिगेशंस लगते हैं तो बहुत सीरियस बात है। इसको सरकार ने बड़े सीरियसली लिया है, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी पहल है। अब आगे इसका रिजल्ट क्या होता है ये डिपेंड करता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या कार्रवाई होती है, ये सब बातों पे डिपेंड करता है। सर, जिस तरीके से एक संस्था जहां पर शिक्षा दी जाती है, शिक्षा वो शिक्षा जिसे हम काफी मान सम्मान से देखते हैं, कहते हैं कि भविष्य उज्जवल होता है जब आप कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, और अगर उसी संस्थान में इस तरीके की धोखाधड़ी के मामले सामने आ जाए तो सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हम कह सकते हैं, या सुरक्षा जोखिम कितने बढ़ जाते हैं? डेफिनेटली जब ऐसी संस्थाओं में ये काम होते हैं, जैसे कि जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता, कोई पब्लिक शक नहीं कर सकती, सरकारें शक नहीं कर सकती कि शिक्षा प्रदान करने वाली, वो भी डॉक्टर्स पैदा करने वाली एक यूनिवर्सिटी है जो डॉक्टर्स बनाती है, उनके ऊपर चलिए ठीक है, राव सर से संपर्क जो है वो टूट गया, शायद कोई तकनीकी कमी, मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, देखिए 2 सवाल जो कि सुदेश जी ने पूछे उनका जवाब भी, और साथ ही साथ देखिए जैसे कि आपने कहा कि पहले की सरकारों में भी बड़े बड़े ब्लास्ट होते थे, वैसा ब्लास्ट अब ना हो उसके लिए काम यहाँ पर किया गया, एजेंसियों ने पहले ही रोक दिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आना, अभी राव सर ने भी ये बात कही कि ये मामला तब उठा जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ, अगर दिल्ली में ब्लास्ट नहीं होता तो ये मामला कभी उजागर ही नहीं होता। नहीं आंचल जी, ऐसा नहीं है। इस तरह के लोग, मैंने पहले भी कहा कि ऐसा ये इन्होंने डॉक्टर जिहाद के नाम पे ऐसा मॉड्यूल अपनाया कि वहां पे इतने आसानी से ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी इतने शक के दायरे में नहीं रहे, क्योंकि हमारे यहाँ तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब तक ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है या नजरों में नहीं आता, ये जरूर आता है एक ना एक दिन तो। लेकिन अब जो इन्होंने साजिश रची है ये और भी ज्यादा बड़े स्तर पर आ गया। क्या पता कल को ये, अगर हम सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग तक सीमित रह जाते, कल को ये मामला इनके ऊपर कोई बात आती, हम सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग तक रह जाते और ये आतंकवादी अपना ठिकाना बदल के फिर से उस साजिश को रचते रहते। देखिए, इफ और बट की बात नहीं है, ये बात है कि ये इन्होंने साजिश रची, हमारी एजेंसियों ने तत्परता के साथ उस सारे जो इन्होंने जो इतना भारी मात्रा में विस्फोटक जमा करके रखा था, या इन्होंने और भी जो अपनी योजनाएं बनाई हुई होंगी, उन सारी योजनाओं को हमारी एजेंसियों ने फेल किया। अब भागते हुए इन्होंने आखिरी समय में यही है कि कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत ये सही, जो विस्फोट किया इन्होंने वो भी एक बड़ी आतंकी घटना है और उसको हमारी सरकार ने बिल्कुल गंभीर रूप से लिया है। उसके ऊपर आज देखिए पिछले 2-3 दिन से जम्मू कश्मीर से जहां से उठाई जा रही है, सुनील जी, यही बात विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है कि ब्लास्ट हुआ है, बड़ी गंभीरता से सरकार ने लिया है, तभी तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ गया, पहले क्यों नहीं आया? फिर तो सवाल ये भी उठ जाता है कि इस तरीके के निजी विश्वविद्यालयों में सरकार का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है, रेगुलेशन ही नहीं होता है यहाँ पर। सुदेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं सुदेश जी, फिर आपके पास आऊंगी। आंचल जी देखिए, ये जो जावेद सिद्दीकी है, 2001 में भी इसके ऊपर धोखाधड़ी का दिल्ली में एक केस दर्ज हो चुका है। उसमें भी इसको 2004 में जमानत मिली थी कुछ शर्तों के साथ। अब आप ये देखिए, हमारी एजेंसियां, उस केस की भी जांच आज खोल दी गई है एजेंसियों द्वारा कि उस समय पे किस तरह की धोखाधड़ी थी, उसके बाद से क्या क्या इसने गतिविधि अपनाई है, उन सारी चीजों को कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। और जो विपक्ष की बात आंचल जी कहते हैं, विपक्ष के साथियों को थोड़ा सा, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अपनी राजनीति को विराम दे करके सरकार जो कर रही है उसको देखना चाहिए। कोई सकारात्मक सुझाव है वो आपके माध्यम से देना चाहिए, वरना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पोटा कानून लेकर के आई थी, यही कांग्रेस पार्टी थी जो अब आज के दिन पूरा चिल्ला रहे हैं सड़कों पर, मीडिया के अंदर, यही कांग्रेस पार्टी थी। इसने सरकार आते ही 2004 में पोटा कानून को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, जेजेपी का क्या कहना? आपने कांग्रेस, सुनिए आंचल जी,
आंचल जी सुनिए, जब पोटा कानून रद्द किया गया तो उसी के तुरंत बाद रामलला जी के टेंट पर हमला हुआ, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, मुंबई लोकल में ब्लास्ट हुआ, देश के अलग अलग शहरों में ब्लास्ट हुए। अगर पोटा कानून रहता तो इनकी नब्ज वहीं पे पकड़ी जाती, वहीं पे इनके ऊपर सख्ताई होती, कानून लेकिन इतना आज सख्त तो था हम वो बात सुनिए कि जी, वहीं पे मनी इनको लॉन्ड्रिंग पैदा को लेकर होने से कर रहे हम हैं रोक ना, सकते थे। हम ब्लास्ट को लेकर के बात कर ही नहीं रहे हैं, हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। इतना बड़ा आर्थिक घोटाला सुनील जी, ठीक है आपने कांग्रेस का कहा कि कांग्रेस का काम बोलने का है, जेजेपी का क्या कहना वो भी जान लेते। जेजेपी भी तो विपक्ष में है और हरियाणा की एक महत्वपूर्ण पार्टी है। विपक्ष में है, ठीक है सुदेश जी, जेजेपी विपक्ष में ठीक बात है, लेकिन आंचल जी, इनको जैसे बात करनी फोगाट साहब ने चाहिए अभी तथ्यों बोला है, आधारित। ठीक है, सिर्फ जान लेते हैं ना वो किस हमें तथ्यों अपनी के आधारित उपस्थिति बात दर्ज कर रहे हैं। करवानी ठीक है, ठीक है सुनील जी, सुदेश जी। आंचल जी, जैसा कि अभी फोगाट साहब ने पीछे गिनवा दिया, फिर साथ में ये पहलगाम, पुलवामा, उरी और अब ये गिनवा देते, मैं इस पे नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये ब्लास्ट उसके बाद का एक्शन भी देखिए, फोगाट जी, उसके बाद का एक्शन भी देखिए। सुन लीजिए, अरे हमने उनके घर में घुस के मारा है वो भी बताइए। आपने सुझाव मांगा, आप सुझाव भी सुन लीजिए, 2023 के अंदर जो नासिर जो है उनको जे&के सरकार द्वारा कि ये टेररिस्ट गतिविधियों में हैं और उनको वहां से बर्खास्त किया जाता है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उनको अपॉइंट कर लिया जाता है। यूजीसी की एटलीस्ट इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर जिसको एक टेररिस्ट गतिविधियों से बर्खास्त किया गया है एक स्टेट द्वारा और हरियाणा स्टेट उसको दे रहा है, तो अगर अपॉइंटमेंट दे रहा है तो बिल्कुल 100% जहां एक टेररिस्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति जहां पर प्रोफेसर होगा वहां टेररिस्ट गतिविधि होना स्वाभाविक है। क्या ये आप इसको फेलियर नहीं मानते? आप इसे सुझाव भी मान सकते हैं और फेलियर भी मान सकते हैं। एटलीस्ट सरकार कोई ऐसा प्रोटोकॉल बनाए, कोई ऐसी गाइडलाइन बनाए कि अगर किसी की अपॉइंटमेंट हो रही है, काउंसलर की हो रही है, प्रोफेसर की हो रही है, एटलीस्ट उसका कुछ तो एक वेरिफिकेशन हो, कुछ तो उसके बैकग्राउंड को चेक किया जाए क्या है क्या नहीं है। वहां भी टोटल फेलियर था। अच्छा एक चीज है इसमें क्या है कि सिर्फ टेररिस्ट नहीं, आगे के लिए भी मानो कोई प्रोफेसर कहीं से सेक्सुअल हरासमेंट करके आ रहा है, बच्चों के साथ गलत करके आ रहा है, पेपर लीक करके आ रहा है और दूसरी जगह अपॉइंट कर ले तो उसकी प्रवृत्ति तो वही रहेगी, प्रवृत्ति थोड़ी बदल जाएगी। एटलीस्ट कम से कम उनको आइडेंटिफाई करने का काम तो यूजीसी करे, सरकार कम से कम ऐसे सुझाव तो लाए। ठीक है, आप कहाँ की बात कहाँ करते हैं? सुनील जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी देखिए, पहली बात तो यूजीसी ने इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी को स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने अपने आप को प्रचारित किया यूजीसी से मान्यता प्राप्त एक फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी का। वो तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर इन्होंने धोखाधड़ी की है और ये यूनिवर्सिटी का काम है कि वो किसी कर्मचारी को रख रही है तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करके वो रखेगी। अभी इन लोगों ने जो धोखाधड़ी की है वो सारे केस तो खुल गए हैं, इसीलिए तो एफआईआर दर्ज। आज भी एक एमबीबीएस स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है, अभी दोपहर की घटना है, एक एमबीबीएस स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है वहां से। सारी आंचल जी सारे तार जोड़ के एक से एक दूसरी घटना को जोड़ करके जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। मैं फिर दोहराता हूं, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि आरोपी पाताल में भी छिपे होंगे तो उनको निकाल करके लाएंगे। ये बात बिल्कुल कही गई है, बिल्कुल कही गई है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अब क्यों उठ रहा है सर? अब क्यों उठ रहा है? पहले कहाँ थी सरकार, पहले कहाँ थी एजेंसियां? 2014 से लगातार इतने बड़े स्तर पर धोखाधड़ी हो रही है। ये धोखाधड़ी उससे पहले से चल रही है आंचल जी, मैं कहता हूं, और जिस दिन से चल रही है तब तक के इस मामले को कड़ियां जोड़ करके ले जाया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की संस्थाओं पे, डॉक्टरों पे कोई इतनी आसानी से शक नहीं करता। उसी का फायदा उठा करके 1992 से लेकर के आज तक इन लोगों ने इस पूरे मॉड्यूल को डेवलप किया। ये बात कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि डॉक्टर्स जैसी छवि पर थोड़ा सा शक करना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि उसी छवि का फायदा उठाया गया, लेकिन सरकार को, एजेंसियों को अलर्ट रहने की जरूरत है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।